हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हम अपनी क्लास आगे स्टार्ट करते हैं साइंस की। साइंस में हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट किए थे और फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था। आज हम लोगों का सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर हम लोगों का मोशन है। तो हेडिंग डाल दीजिए मोशन, गति। मोशन, गति। सबसे पहले हम समझते हैं, गति को समझने से पहले दो चीज हम लोग समझेंगे। एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन, यानी एक होता है विराम और एक होता है गति। तो पहले दो चीज समझिए। एक चीज होती है विराम, जिसको हम कहते हैं रेस्ट, और दूसरी चीज होती है मोशन, जिसको हम कहते हैं गति। अब बात आती है कि विराम किसे कहते हैं और हम गति किसे कहते हैं। तो समझिए इसको। कोई भी चीज अगर समय के साथ उसके स्थिति में, उसके स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि अभी हम देख रहे हैं तो अभी वो वस्तु यहीं पर है, कुछ समय बाद देखते हैं तो यहीं पर है, और कुछ समय बाद देखते हैं तो यहीं पर है, यानी कि समय हमारा बीतता जा रहा है, लेकिन वस्तु का जो उसका जो स्थान है, उसके स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसको हम क्या कहेंगे? वह वस्तु, वह ऑब्जेक्ट विराम में है। नहीं, यानी समय के साथ स्थान में परिवर्तन न होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। समय के साथ स्थान में परिवर्तन न हो, उसको हम क्या कहेंगे? वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और जब समय के साथ ऑब्जेक्ट का जो उसका पोजीशन है, उसका जो स्थान है, उसमें अगर चेंज होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? वह ऑब्जेक्ट मोशन में है। नहीं, तो इस मोशन में कब कहेंगे? समय के साथ जब स्थान में परिवर्तन हो, तो हम क्या कहते हैं? वह ऑब्जेक्ट मोशन में है। नहीं, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर अगर टेबल रखा हुआ है, कुछ समय बाद भी यहीं पर है, कुछ समय बाद देखते हैं तो यहीं पर है, यानी वो कैसा है? रेस्ट में है। और अगर हम देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट कुछ समय यहाँ पर है, कुछ समय के बाद देखते हैं वहां पर है, कुछ समय के बाद देखते हैं और कुछ देर दूर चली गई, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कैसी है? मोशन में है। नहीं, चलिए इन चीजों को समझे। मोशन में अब सबसे पहले समझिए कि गति, सॉरी, ये हमारा जो चाल क्या होता है और वेग क्या होता है। चाल और वेग, चाल और वेग को हम समझते हैं। उससे पहले दो चीज और समझिए, दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? नहीं, तो समझिए दूरी किसे कहते हैं? डिस्टेंस। जो हमारे कुल मार्ग की लंबाई होती है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस, दूरी। नहीं, कुल मार्ग की हमारी लंबाई जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। कुल मार्ग की लंबाई, कुल मार्ग की लंबाई, उसको हम क्या कहेंगे? कुल मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक। और वहीं अगर हम देखें विस्थापन किसे कहते हैं,
तो जो हमारी मार्ग की न्यूनतम जो हमारी लंबाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, सबसे न्यूनतम जो उसकी मार्ग की जो लंबाई है उसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहते हैं। नहीं, तो न्यूनतम मार्ग की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। समझिए इसको। सपोज दैट, मान लीजिए यहां पर मेरा इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर यहां पर हमारा घर है, नहीं, और यहां समझिए बी पॉइंट पर यहां पर हमारा कोई कॉलेज है, स्कूल है, नहीं। अब ये घर से हमारे कॉलेज तक जाने का एक ये रास्ता भी है, एक ये रास्ता भी है, एक हमारा ये रास्ता भी है, और एक हमारा ये रास्ता भी है। तो ये विभिन्न जो, मान लीजिए ये जो रास्ता है ए से बी के दूरी, ये मान लीजिए 500 मीटर है। यहां से अगर हम चलते हैं, ये मार्ग जो है ये इसकी डिस्टेंस कितनी, 400 मीटर है, और ये जो है इसकी है 300 मीटर है, और ये जो रास्ता है ये 100 मीटर की है। तो अगर हम आपसे पूछें कि हमारे घर से हमारे स्कूल की दूरी कितनी है, कॉलेज की दूरी कितनी है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस है वो 500 मीटर भी हो सकता है, 400 मीटर भी होता है, और 300 मीटर भी हो सकता है। लेकिन जब हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट ये न्यूनतम जो मार्ग की जो लंबाई है 100, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। नहीं, तो डिस्टेंस हमारा अगर पूछें डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारा 100 मीटर भी हो सकता है, 200 मीटर भी हो सकता है, 300 मीटर भी है, और 400 मीटर भी है। नहीं, वहीं अगर हम पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो न्यूनतम जो हमारी लंबाई है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी है, 100 है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारी, 100 मीटर है। तो ये होती है दोनों के बीच डिफरेंस, कि डिस्टेंस जो होती है वो कुल मार्ग की लंबाई होती है, और जो विस्थापन होता है यानी डिस्प्लेसमेंट होता है वो न्यूनतम हमारी मार्ग की लंबाई होती है। नहीं, अच्छा एक चीज और इसमें समझिए। सपोज डेट एक और उदाहरण लेते हैं। यहां पर हम इस पॉइंट पर हैं, यहां से हमने चला और यहां से हमने 400 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 400 मीटर। यहां से फिर हम मुड़े और यहां हमने 300 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। और मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए, अब मेरा यहां से पहुंचता हूं, कहां, ए बिंदु से चलता हूं, बी बिंदु पर आने के बाद फिर मुड़ जाता हूं और सी बिंदु पर पहुंचता हूं। तो मैं पूछता हूं कि जब मैं ए बिंदु से चला और अभी मैं सी बिंदु पर हूं, तो ये सी पॉइंट पर हूं, तो मैं पूछता हूं कि कुल हमारी लेंथ कितनी है, कुल हमने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो कुल हमने जो डिस्टेंस कवर किया 400 मीटर प्लस 300 मीटर, कुल मिला के 700 मीटर। कुल मिला के डिस्टेंस कितना हमने कवर किया, डिस्टेंस हमने कवर किया 300 मीटर प्लस 400 मीटर, यानी कि हमारा हो गया 700 मीटर। और वहीं अगर मैं पूछता हूं कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो न्यूनतम लंबाई निकालना है। तो न्यूनतम लंबाई ए से सी तक की हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 500। क्यों आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको हम जब रूट में करेंगे 400 500 स्क्वायर कर कर जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 500 आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 500 मीटर। ये होती है दूरी और विस्थापन। अगली चीज, जो हमारी दूरी होती है, उस दूरी को बताने के लिए हमको किसी प्रकार की
कोई भी दिशा की डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम विस्थापन को बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट को बताते हैं, तो उस समय हमें बताना पड़ता है कि मैं 500 मीटर उत्तर में हूं या 500 मीटर दक्षिण में हूं या 200 मीटर साउथ में हूं। नहीं, किस डायरेक्शन में हूं, डायरेक्शन बताना पड़ता है। इसीलिए हमारा जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये डिस्प्लेसमेंट ये कैसी क्वांटिटी है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। और ये डिस्टेंस जो है ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। नहीं, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। एक साइड हम लिख लेते हैं डिस्टेंस, यानी दूरी, और दूसरी साइड हम लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। तो डिस्टेंस क्या होता है, एकांक समय में तय की गई दूरी। नहीं, एकांक समय में तय की गई दूरी, कुल मार्ग की लंबाई। नहीं, एकांक समय में सॉरी दूरी का हम क्या बोले थे, कुल मार्ग की लंबाई। ये हमारी क्या है, दूरी है। नहीं, तो हमने कुल मार्ग की जो लंबाई हमने कवर किया है वो हमारी दूरी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है न्यूनतम मार्ग की लंबाई। ये हमारी क्या हुई, ये हमारी विस्थापन हुई। अगली चीज, ये हमारी जो डिस्टेंस जो है, दूरी जो है, ये कैसी क्वांटिटी है, तो अभी हमने समझा था इसके लिए हमको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, तो यह हमारी अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है। और ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसमें हमको दिशा बताना पड़ता है, तो ये हमारी कैसी है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। ये जो डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को बताने के लिए इसका एसआई मात्रक में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो दूरी को हम एसआई मात्रक में कल हमने पढ़ा था, किसमें बताते हैं, हम मीटर में बताते हैं। नहीं, तो इसको हम किस चीज में बताते हैं, मीटर में बताते हैं। एसआई मात्रक क्या हुआ, इसका मीटर। इसका भी एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर। अगर हम डायमेंशनल फार्मूला देखें, तो कल हमने डायमेंशनल फार्मूला देखा था, जो हमारी मीटर है यानी लेंथ है, लेंथ के लिए हम एल का प्रयोग करते हैं। डायमेंशन, डायमेंशन हमारा क्या होगा, एल होगा। यहां भी हमारा मीटर है, मीटर को लेंथ है, एल से दर्शाते हैं, तो यहां भी हमारा डायमेंशन क्या है, एल है। अगली चीज नोट डालकर याद रखिएगा कि हमारी जो ये डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। यानी कि सपोज डेट मान लीजिए हमने अगर यहाँ से चलें, यहाँ से हम किधर भी जाएं, किधर भी जाएं, चाहे ऐसे मुड़े, जितना भी हम मुड़ते हैं, तो हमने क्या किया, एक डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी निगेटिव और जीरो नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, यह हमेशा
धनात्मक होगा, ऋणात्मक एवं शून्य ऋणात्मक एवं शून्य नहीं हो सकता। नहीं, जबकि ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। नहीं, सपोज दैट मान लीजिए यहां से हम चलें पॉइंट ए से, हम वापस यहां पर गए पॉइंट बी पर, अगर हम यहां से इस साइड में गए तो ये हमारा एक तरीका से पॉजिटिव हो गया। अब वापस मान लीजिए यहां से हम वापस आ गए इस बिंदु पर, हम वापस लौट कर यहां पहुंच गए और पहुंचने के बाद आगे की तरफ बढ़ते गए और हम पहुंच गए अब इस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, तो उस समय हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। नहीं, तो इस तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव, वापस इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो निगेटिव। और अगर हम यहीं से चलना शुरू करते हैं ए पॉइंट से और वापस ए पॉइंट पर हम वापस आ जाते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 0। नहीं, चलिए तो इस चीज को हम लिख लेते हैं कि हमारा जो विस्थापन जो होता है, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। नहीं, ये हमारा पॉजिटिव, निगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होगा, नेवर विल बी निगेटिव और 0, कभी भी ये निगेटिव और 0 नहीं हो सकता है। कौन, हमारा डिस्टेंस यानी कि दूरी, और डिस्प्लेसमेंट विल कैन भी हमारा पॉजिटिव, निगेटिव और 0। अगली चीज, ये जो हमारा डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, कभी भी उससे छोटी नहीं हो सकती है। नहीं, तो याद रखिएगा, नोट डालकर इसको याद रखिएगा कि हमारी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट से, यानी विस्थापन से। विस्थापन से हमेशा बड़ी या बराबर होगी, कभी भी उससे छोटी नहीं हो सकती है। तो ये चीज हमने समझा, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। अगली चीज हम समझते हैं चाल और वेग। चाल और वेग क्या होती है, यानी कि हमारी स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। आइए तो इसको समझते हैं, हेडिंग डाल दीजिए, चाल एवं वेग। चाल एवं वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इसको समझिए पहले कि चाल और वेग क्या होता है। तो देखिए, जिस तरह हमने अभी समझा था दूरी होती है ना, हमने अभी समझा था दूरी, और दूसरी चीज हमने क्या समझा था, विस्थापन। तो दूरी जो है, दूरी का जब हम रिलेशन बैठाते हैं किसके साथ, समय के साथ, तो हमको क्या मिलता है, चाल मिलता है। नहीं, जब दूरी का हम किसके साथ रिलेशन बैठाएंगे, चाल के साथ, सॉरी समय के साथ, कि इतने समय में हमने इतने दूरी तय किया। तो जब दूरी को हम समय के साथ कोरिलेट करते हैं तो हमको चाल मिलता है। उसी प्रकार जब हम विस्थापन का समय के साथ रिलेशन बैठाते हैं तो हमको वेग मिलता है, यानी कि वेलोसिटी मिलती है। नहीं, तो चाल और वेग क्या होता है, इन दोनों के बीच हम समझें अंतर, कि दूरी का संबंध, दूरी से जब हम समय के साथ संबंध बैठाएंगे तो चाल मिलेगा, और जब विस्थापन का समय के साथ संबंध बैठाएंगे तो हमको वेग मिलेगा। नहीं, चलिए तो हम लिख लेते हैं, इधर साइड में ले लेते हैं हम दूरी,
और इस साइड में हम ले लेते हैं चाल। हमारी दूरी दूरी क्या होती है और हमारी चाल क्या होती है? तो एकांक समय में, सॉरी, चाल और वेग, चाल और वेग, चाल हमारी क्या होती है? एकांक समय में तय दूरी। एकांक समय में हमने जो दूरी तय किया है वो हमारी क्या है? चाल। और वही वेग क्या होती है? तो वेग होती है एकांक समय में तय विस्थापन। को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो इसका हमारा चाल का फॉर्मूला क्या बनता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। नहीं, यानी कि चाल, हमारी चाल क्या है? एकांक समय में तय की गई दूरी, दूरी बटा समय। वैसे ही अगर हम वेग का फॉर्मूला बनाएं तो वेग हमारा क्या बनता है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय। नहीं, अब ये जो चाल है, चाल को हम स्पीड कहते हैं, इसको हम एस से दर्शाते हैं। तो एस, ये हमारी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम डी से दर्शाते हैं, डी अपॉन समय टी। तो एस इक्वल टू डी अपॉन टी। दूसरी, ये जो वेग है, विस्थापन है, विस्थापन को हम एक्स से दर्शा देते हैं। ठीक, तो ये हमारा है एक्स। वेग के वेलोसिटी के लिए लिखते हैं वी। और ये जो हमारा विस्थापन है, ये हमारी कैसी राशि है? हमने अभी देखा था इससे पहले, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि के लिए यहां हम ऊपर एरो लगा देते हैं, एक्स अपॉन टी। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया? वेग का फॉर्मूला बन गया। अगली चीज, अगर हम डायमेंशन इसका निकालना चाहें तो इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे? चलिए इसको समझते हैं। ये हमारा है चाल, स्पीड, और ये हमारा है वेलोसिटी, वेग। हमने फॉर्मूला अभी क्या बनाया था चाल का? चाल बराबर, यानी कि एस इक्वल टू चाल बराबर डी अपॉन टी। नहीं, और वेग का हमने क्या बनाया था? वेलोसिटी, v इक्वल टू एक्स अपॉन टी। नहीं, चलिए अगर इसका हम डायमेंशन निकालते हैं तो डायमेंशन निकालिए। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन, तो ये हमारा डायमेंशन, ये जो हमारा d है, d को हम किस चीज में, d हमारा क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? मीटर का प्रयोग करते हैं। नहीं, और ये t है, t हमारा क्या है? समय है। नहीं, यानी कि हमारा सेकंड है, मीटर पर सेकंड। अगर ये हमारा मीटर है तो मीटर के लिए किस चीज का यूज करते हैं? हम एल का यूज करते हैं। नहीं, और ये हमारा सेकंड है, सेकंड के लिए किस चीज का यूज करते हैं? टी का यूज करते हैं। यहीं पर लिख देते हैं। ये हमारा एम के लिए एल और एस के लिए, समय के लिए, नीचे टी। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं? टी हमारा नीचे है, टी को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा? एल टी। ऊपर चला जाएगा तो -1, ये हमारा ब्रैकेट में बंद हो गया। ये हमारा किसका डायमेंशन हो गया? चाल का डायमेंशन हो गया। सेम यही डायमेंशन किसका होता है? वेग का होता है। तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन एल टी -2, सॉरी, एल
एल टी -1। ये हमारा किसका निकल गया? वेग का, विस्थापन का निकल गया। तो इन सबको समझना है बाबू, चाल क्या होती है, वेग क्या होती है, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, जो अभी हम समझ रहे हैं। नहीं, ये हमारा बेसिक चीज है, इसी पे हमारा पूरा फिजिक्स आगे चल के आएगा। समझने वाली चीज है ये चीजें। चलिए आगे चल के इस पे हम देखते हैं, ये हमारी चाल जो है ये कैसी क्वांटिटी है। तो अभी हमने देखा था कि दूरी हमारी कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस, ये हमारी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये चाल भी हमारी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी अदिश राशि होगी। तो चाल हमारी कैसी क्वांटिटी है? अदिश राशि, अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। और ये जो हमारी वेग है, हमने देखा था विस्थापन हमारी कैसी क्वांटिटी थी? डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी थी। तो ये हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। नहीं, चलिए, तो ये हमारा था चाल और वेग। चाल और वेग में जिस प्रकार हमने पहले, इससे पहले पढ़ा है कि हमारा पॉजिटिव हमेशा कैसा होगा? वो डिस्टेंस होता है। उसी प्रकार चाल हमारा हमेशा कैसा होता है? ऑलवेज भी पॉजिटिव। और ये हमारा जो है विस्थापन, वेलोसिटी, वेग, ये हमारा कैसा होता है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और ये हमारा जीरो भी हो सकता है। नहीं, चलिए तो इसको भी लिख लेते हैं। चाल हमेशा धनात्मक, ये हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये हमारा वेग कैसा हो सकता है? वेग धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, शून्य हो सकता है। नहीं, अच्छा, ये चाल जो है, चाल को हम दो भागों में बांटते हैं। जब एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय की जाती है तो उसको कहते हैं समान चाल। नहीं, अगर मान लीजिए निश्चित समय में 1 घंटा में मैं इतनी दूरी तय कर रहा हूं, 1 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 1 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 1 घंटे में 1 किलोमीटर, तो हम क्या है? एक समान चाल से हम चल रहे हैं। नहीं, और सपोज डेट मान लीजिए कि 1 घंटे में मैंने 1 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर उसके अगले 1 घंटे में फिर हमने 2 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर उसके अगले 1 घंटे में हमने 3 किलोमीटर दूरी तय किया। तो इस समय हमारी क्या है? इस समय हमारी चाल असमान चाल है। तो इस प्रकार चाल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होती है समान चाल और एक होती है असमान चाल। एक होती है हमारी समान चाल और दूसरी होती है असमान चाल। नहीं, ये समान चाल क्या होती है? निश्चित समय में निश्चित दूरी। नहीं, याद रखिएगा, निश्चित समय में तय की गई निश्चित दूरी, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे समान चाल। और वहीं अगर हम कहें अनिश्चित समय में, निश्चित समय में, निश्चित समय में तय की गई अनिश्चित दूरी, इसको हम क्या कहेंगे? असमान चाल। वैसे ही हमारा वेग होता है। वेग को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक होती है समान वेग और एक होती है असमान वेग। तो हमने समझा चाल क्या होता है और वेग क्या होता है। नहीं, पहले हमने समझा
कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होती है। दूरी के साथ हमने समय को जब कोरिलेट किया तो हमारा क्या निकला, चाल निकला। और वहीं जब हम विस्थापन के साथ समय को कोरिलेट किए तो क्या निकला, हमारा वेग निकला। नहीं, चलिए इन चीजों को हमने समझा। अगली चीज हम समझते हैं वो है हमारा त्वरण और मंदन। त्वरण हम किसे कहते हैं, एक्सिलरेशन, और मंदन हम किसे कहते हैं, यानी रिटार्डेशन। तो हेडिंग डाल दीजिए एक्सिलरेशन एंड रिटार्डेशन, त्वरण एवं मंदन, त्वरण एवं मंदन, एक्सिलरेशन एंड रिटार्डेशन। ये दोनों चीज क्या होती है तो समझिए। सबसे पहले हम समझते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण जिसको हम कहते हैं एक्सिलरेशन, यही एक्सिलरेशन से हमारा मोटरसाइकिल में जो आप एक्सलेटर दबाते हैं, जो एक्सलेटर बना है, यही एक्सिलरेशन से हमारा एक्सलेटर बना है। नहीं, जैसे हम एक्सलेटर दबाते हैं तो मोटरसाइकिल हमारी क्या होती है, और स्पीड और स्पीड और स्पीड होती जाती है। नहीं, उसी प्रकार ये किससे बना है, त्वरण से बना है। त्वरण क्या होती है, त्वरण होती है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी कि पर सेकेंड में हमारे देखें तो हमारी जो वेग है उसमें कितनी परिवर्तन हो रही है। नहीं, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। नहीं, या समय, किसी समय अंतराल में वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या बनाया, फॉर्मूला बनाया। त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं। तो ए इक्वल टू वेग में परिवर्तन, वेग को यानी कि वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। तो ए इक्वल टू डेल्टा v में परिवर्तन की दर, दर मतलब होता है टाइम, अपॉन टी। तो ए इक्वल टू v अपॉन टी, ये हमारा क्या बना, त्वरण का फॉर्मूला बना। नहीं, इसी को हम डेल्टा v के जगह लिख सकते हैं v2 माइनस v1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन टी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यह है हमारी त्वरण। तो इसका हमारा जो यूनिट बना, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट, ये हमारा वेलोसिटी है। वेलोसिटी को किस में हम दर्शाते हैं, मीटर पर सेकेंड में। तो इसका हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। नीचे हमारा टाइम है, सेकेंड है, तो इनटू सेकेंड। ये हमारा क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया त्वरण का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, अच्छा अगली चीज, अगर इसका हम डायमेंशन बनाना चाहें तो इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन, डायमेंशन यानी बीमा। बीमा कैसे बनाते हैं, ये हमारा क्या है, मास है, सॉरी मीटर है। तो मीटर के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं हम, लेंथ एल का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा हो गया एल। नहीं, और ये हमारा क्या है, सेकंड है। सेकंड के लिए हम टी का प्रयोग करते हैं, और एस नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो डायमेंशन क्या बना, एल टी -2। नहीं, तो ये हमारा डायमेंशन बना किसका, त्वरण का। अब बताती है कि त्वरण हमारी कैसी राशि है। तो देखिए वेग अभी हमने पढ़ा था ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी कैसी राशि थी, कैसी क्वांटिटी थी। तो वेग हमारी जो थी वो वेक्टर क्वांटिटी थी। तो त्वरण भी हमारी कैसी क्वांटिटी होगी, त्वरण भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी, सदिश राशि होगी। नहीं, तो ये कैसी राशि है, सदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी।
नहीं। चलिए, तो ये हमारी थी त्वरण, और इसी त्वरण से ये एक्सेलरेशन से हमारा एक्सलेटर बना है, यानी कि हमारे पर सेकेंड हमारे वेग में, हमारी वेलोसिटी में जो परिवर्तन हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं त्वरण, नहीं एक्सेलरेशन। और उसी से बना है हमारा मोटरसाइकिल का एक्सेलेटर, नहीं। चलिए, अब ये त्वरण जो होता है, ये त्वरण हमारी क्या है, धनात्मक बताती है, यानी पॉजिटिव बताती है कि हमारा क्या हो रहा है, पर सेकंड हमारा कितना चेंज हो रहा है, नहीं। तो ये धनात्मक आगे की तरफ बताएगी। और जब इसी का उल्टा क्या होता है, रिटार्डेशन यानी मंदन। तो हम देख लेते हैं मंदन क्या होता है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, मंदन। तो याद रखिएगा, ऋणात्मक त्वरण को ही हम क्या कहते हैं, मंदन, नहीं। इसमें हमारा क्या हो रहा था, बढ़ रहा था आगे की तरफ त्वरण में, और मंदन में क्या होगा, पीछे की तरफ हमारा कम होता है, नहीं। तो याद रखिएगा, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, नहीं। सपोज दैट, मान लीजिए आप कहीं बाइक से जा रहे हैं और उसी समय सामने कोई ब्रेकर आया तो मोटरसाइकिल पे आप क्या करते हैं, या कहीं भीड़ भाड़ आया तो क्या करते हैं, आप मोटरसाइकिल पर ब्रेक पर पैर रखते हैं तो क्या होता है, मोटरसाइकिल जब स्पीड रहती है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी। कैसे कम होगी, 50, 40, 30, 20, 10, 0, नहीं। तो ये जो निगेटिव की तरफ आती है, ऊपर से नीचे की तरफ जो आती है, धीरे धीरे वो रुकती है। देखिए फिर से, ये त्वरण थी, इसमें हम क्या कर रहे थे, हम एक्सलेटर दबा रहे थे, वो आगे की तरफ जा रही थी। लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं, हम उसको रोक रहे हैं। अब हमारा क्या, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, मंदन, नहीं। और इसको हम किस चीज से दर्शाते हैं, -a से दर्शाते हैं, इसे -a से दर्शाते हैं। अब अगर बात करते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो जो इसका एसआई यूनिट होगा वो भी इसी का यूनिट होगा, नहीं। इससे एसआई यूनिट क्या होगा, इसका भी एसआई यूनिट होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये हुआ तो डायमेंशन भी इसका भी क्या होगा, डायमेंशन भी सेम होगा, LT-2, नहीं। ये हमारी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी हमारी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने समझा त्वरण क्या होता है और हमारा मंदन क्या होता है, नहीं। इसी से संबंधित आगे हम बढ़ते हैं, और गति के 3 नियम हैं। गति के 3 नियम याद रखिएगा, आजकल एग्जाम में छोटा मोटा हमारे जनरल कंपटीशन में न्यूमेरिकल भी दे देते हैं, नहीं। तो गति से संबंधित 3 छोटा सा फॉर्मूला है, उन तीनों फॉर्मूला को हमको याद रखना है। तो गति के कौन कौन से 3 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से 3 नियम हैं, हम उसको देख लेते हैं। गति के नियम, गति के 3 नियम कौन कौन से हैं, नहीं। गति के नियम के फॉर्मूला कौन कौन से हमारे फॉर्मूला हैं, ये हमारे 3 फॉर्मूला हैं। पहला, V बराबर U प्लस AT। दूसरा हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा जो फॉर्मूला है V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर, V स्क्वायर इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस 2as। नहीं, तो ये हमारे गति के तीन फॉर्मूला हैं, इस तीन फॉर्मूलों को याद रखना है। ये v हमारा क्या है, v हमारा जो है अंतिम वेग है, u हमारा यहां पर क्या है, u हमारा प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग। भी u हमारा क्या, सॉरी v अब क्या हो गया, v हमारा हो गया अंतिम वेग। ए हमारा क्या है, ए हमारा यहां पर त्वरण है। टी हमारा क्या है, टी यहां हमारे पास समय है। एस हमारे पास क्या है, एस हमारे पास तय की गई दूरी है। नहीं, तो इन चीजों को आप याद रखिएगा, तो इससे हमारे विभिन्न हमारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, वे हमारे इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। नहीं, कौन कौन सा फॉर्मूला है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नहीं, चलिए अब ये गति के जो फॉर्मूला है, हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं गति के नियम। तो गति के नियम से संबंधित नियम जो दिए थे वो कौन थे, न्यूटन। न्यूटन ने गति से संबंधित तीन नियम दिए हैं, जिसको हम कहते हैं गति के नियम। नहीं, तो गति के नियम कितने हैं, तीन हैं। नहीं, न्यूटन के गति के प्रथम नियम, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम। नहीं, तो गति के नियम फर्स्ट हम लेते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम, अच्छा इसी को हम दूसरा नाम भी कहते हैं विराम का जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। लॉ ऑफ इनर्शिया। नहीं, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम कहें या जड़त्व का नियम कहें, बात एक ही है। नहीं, देखिए जड़त्व का नियम जो था, न्यूटन जो हमारे फर्स्ट लॉ जो दिए थे, न्यूटन का प्रथम गति नियम, वो गति नियम इससे पहले हमारे जो थे प्रयोगशाला में प्रयोग करके गैलीलियो ने इस चीज को दिखा दिया था। कैसे दिखाया था, तो समझिए इसको। उनके पास एक ऐसा उनके पास पात्र था, उसमें उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने बॉल यहाँ से छोड़ा, और छोड़ते हैं तो क्या देखते हैं, ये बॉल आगे की तरफ चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो इन्होंने बोला था कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपना पोजीशन प्राप्त करने के लिए अनंत समय तक चलती जाएगी, जब तक उस पर किसी प्रकार का कोई विरोध ना हो। नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम। नहीं, चलिए तो इसको हम लिख लेते हैं जड़त्व का नियम के बारे में। प्रत्येक वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। कोई भी चीज है, अगर उस चीज पर आप फोर्स लगाएंगे तो वो नहीं चाहेगी आगे बढ़ने के लिए। नहीं, तो इस पर क्या होगी, वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहती है, यानी कि वो अपने अवस्था परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। नहीं, इसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, और इसी चीज को न्यूटन ने बता दिया था। नहीं, तो सबसे पहले जड़त्व का नियम दिया जा चुका था, ऐसा नहीं था कि न्यूटन ने प्रथम गति नियम बताया, नहीं, इनसे पहले ये नियम आ चुकी थी। ये हमारी जो जड़त्व का नियम है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक को कहते हैं विराम का जड़त्व और दूसरे को कहते हैं गति का जड़त्व। तो ये जो हमारा जड़त्व जो है, जड़त्व के जो नियम है, जड़त्व के जो नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया,
वो हमारे कितने हैं, दो हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। एक को कहते हैं विराम का जड़त्व और दूसरे को क्या कहते हैं, गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व जो होता है इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। अब ये बात आती है कि विराम का जड़त्व जो होती है उसे हम किस तरह परिभाषित करें। तो विराम का जड़त्व कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है, नहीं, और उस पर कोई फोर्स लगाया जाए तो उसका वो विरोध करेगी। नहीं, कोई ऑब्जेक्ट विराम में यानी रेस्ट में है तो वह रेस्ट यानी विराम में ही रहना चाहती है। नहीं, अगर बाह्य बल लगाया जाए तो उसका विरोध करती है। ये हमारा क्या कहता है, जति विराम का जड़त्व का नियम, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है, अगर उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाएगा तो उसका विरोध करेगी। नहीं, उसी प्रकार गति का जो जड़त्व है ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट गति में है तो वह गति में यानी मोशन में रहना चाहती है। अगर रोकने के लिए उस पर किसी प्रकार का हम बाह्यतम बल लगाएं तो उसका वो क्या करेगी, अपोज करेगी। नहीं, अगर बाह्य बल लगाया जाए, बाह्य बल लगाया जाए तो उसका विरोध करेगी। ये हमारी क्या कहती है, ये हमारी कहती है गति का जड़त्व। इसके आधार पे बहुत सारे फिनोमिना हमारे नेचर में देखने को मिलते हैं। नहीं, विराम का जड़त्व क्या कहता है कि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी। नहीं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि अगर आप बस में बैठे हुए हैं, आप बस में बैठे हुए हैं, विराम का जड़त्व, विराम के जड़त्व का उदाहरण, अगर आप बस में बैठे हुए हैं और बस रुकी हुई है तो आपका पूरा शरीर क्या है, बस के साथ रेस्ट में है। नहीं, अब जैसे बस आगे की तरफ बढ़ती है तो आपके कमर के नीचे वाला हिस्सा जो है वो बस के साथ मोशन में आ जाती है। नहीं, तो याद रखिएगा कि बस के साथ नीचे वाली हिस्सा तो हमारी मोशन में आ गई, लेकिन ऊपर वाली जो हिस्सा है वो हमारी रेस्ट में ही रहना चाहती है। इसीलिए बस जब आगे की तरफ बढ़ती है तो क्या होती है, हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। नहीं, तो ये उदाहरण ले सकते हैं, बस के अचानक चलने पर, बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर झुकना, पीछे की ओर झुकना, यह हमारा किसका है, विराम के जड़त्व का उदाहरण है। इसी प्रकार आप देखते होइएगा, कंबल में अगर हमारे मिट्टी बैठा हुआ, हम क्या करते हैं, छड़ी से उसको जब पीटते हैं तो जो मिट्टी बैठा हुआ है वो रेस्ट में है, कंबल हमारे रेस्ट में है। जब पीटते हैं तो कंबल क्या होता है, मोशन के साथ आगे चली जाती है और हमारा जो डस्ट का पार्टिकल्स उसके अंदर है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, इसीलिए वो नीचे की तरफ गिर जाती है। नहीं, तो याद रखिएगा, कंबल को
छड़ी से पीटने पर धूल कण का नीचे गिरना। यह हमारा किसका उदाहरण है? विराम का जड़त्व का उदाहरण है। इसी प्रकार पोस्ट कार्ड प्रयोग, पोस्ट कार्ड प्रयोग आप देखते होइएगा कि पोस्ट कार्ड पे किए होइएगा बच्चे में कि क्या होता है, गिलास के ऊपर आप पोस्ट कार्ड रख दीजिए, उसके ऊपर एक सिक्का रख दीजिए। नहीं, जब आप क्या करते हैं, आप पोस्ट कार्ड को आगे की तरफ खींचते हैं तो सिक्का जो है वो विराम में ही रहना चाहती है, इसलिए नीचे की तरफ वो गिर जाती है। नहीं, इसी प्रकार कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड में बहुत सारे हमारे गोटी लगे होते हैं ना, हम क्या करते हैं, स्टाइगर से मारते हैं तो एक गोटी जो उसके संपर्क वाला है वो आगे बढ़ जाता है, नहीं, और बाकी गोटी उसी तरह स्थिर रहना चाहता है तो वो नीचे की तरफ आ जाती है। नहीं, कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड खेल में स्ट्राइकर द्वारा प्रहार। इसी प्रकार बहुत सारे हमारे फिनोमिना में नेचर में ऐसे फिनोमिना को देखने को मिलते हैं। जैसे फूल पर हमारा क्या होता है, सपोज दैट पेड़ पे हमारा फूल लगा हुआ है, हम क्या करते हैं, पेड़ के टहनी को, उसके जो ब्रांच है उसको हम हिलाते हैं। जब हिलाते हैं तो क्या होता है, पहले उसकी जो शाखाएं जो थी और फूल जो थे सब रेस्ट में थे। अब जैसे उसको हम हिलाते हैं तो क्या होता है, फूल जो है रेस्ट में रहना चाहता है, इसके कारण फूल हमारा क्या होता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। नहीं, तो याद रखिएगा, पेड़ की डाली हिलाने पर फूल का नीचे गिरना, ये सब हमारे किसके उदाहरण है, ये सब हमारे विराम के जड़त्व के उदाहरण है। अगला हम देख लेते हैं गति के जड़त्व का उदाहरण। गति के जड़त्व के उदाहरण, इसके उदाहरण क्या है, सपोज दैट मान लीजिए आप बस में बैठे हुए हैं और बस चल रही है। बस जब चल रही है तो बस चलते चलते अचानक बस रुकी। जब बस रुकी तो आपका पैर भी क्या हुआ, नीचे वाला, कमर के नीचे वाला हिस्सा जो है वो बस के साथ रेस्ट में आ गया, रुक गया। लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा था वो गति में है तो गति में ही रहना चाहती है, मोशन में, इसीलिए बस के अचानक रुकने पर हम आगे की ओर झुक जाते हैं। नहीं, तो इसका उदाहरण ले लेते हैं, बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर झुकना। इसी प्रकार आप बस से जब कूदते हैं तो सावधानी की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, बस से कूदते समय सावधानी की आवश्यकता। सपोज दैट मान लीजिए, क्या ये कहना चाहता है, कह रहा है कि बस से कूदते समय सावधानी की आवश्यकता। बस से जब आप कूदते हैं तो जैसे बस अगर चल रही है, चलती बस से, इसमें थोड़ा सा और इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, चलती बस से, चलती बस से, चलती बस से, चलती बस से कूदते समय सावधानी की आवश्यकता। कैसे, अगर बस हमारी मोशन में है, हम भी बस के साथ क्या है, पूरा हमारा शरीर मोशन में है, जैसे बस से हम कूदते हैं तो डायरेक्ट हमको रेस्ट में नहीं आना है। बस जैसे आगे की तरफ जा रही है तो बस के डायरेक्शन में हमको थोड़ा दौड़ना है, ताकि हमारा शरीर भी क्या हो, धीरे धीरे करके उसका मोशन कम हो और तब रेस्ट में आए। नहीं तो डायरेक्ट आप बस से कूदेंगे, रेस्ट में आने के लिए उस स्थिति में क्या होगा, डायरेक्ट आप आगे की तरफ गिर जाएंगे। तो ये सब हमारे किसका उदाहरण हो गए, विराम के जड़त्व का, ये गति का जड़त्व यानी सेकेंड पार्ट के उसके एग्जाम्पल हो गए। इस टाइप के फिनोमिना हमारे नेचर में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। चलिए आज की क्लास यही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में और यहीं से हम टॉपिक आगे पढ़ेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की क्लास इतना ही,
थैंक यू।